हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की साइंस, और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु और अधातु, यानी कि अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले टॉपिक बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भौतिक गुणधर्म, यानी कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले धातु तथा अधातु के भौतिक गुणधर्मों की बात करेंगे। उसके बाद हम धातुओं के रासायनिक गुणों की बात करेंगे, और रासायनिक गुण में हम सबसे पहले वायु से, उसके बाद जल से, अम्लों से, इन सबसे इसमें हम क्रिया करवाकर बात करेंगे। तीसरे हमारे पास जो हेडिंग है वो है धातुएं और अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं, यानी कि तीसरा हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो धातु और अधातु है वो आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा धातुओं की प्राप्ति, यानी कि जो हमारी पृथ्वी यानी कि भूप्रपटी में जो धातुएं पाई जाती हैं, जो अशुद्ध अवस्था के रूप में पाई जाती हैं, उन अशुद्ध अवस्था से हम किस प्रकार शुद्ध धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, कब भर्जन किया जाएगा, कब निस्थापन किया जाएगा, इस बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। और लास्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी कि धातु और अधातु का जो लास्ट टॉपिक होगा वो है संचरण, जिसे कोरोशन कहते हैं। तो आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो हमारा पहला जो टॉपिक है ये है हमारा भौतिक गुणधर्म। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट बताना चाहूँगा, जो ये है कि आवर्त सारणी, जिसे हम पेरियोडिक टेबल कहते हैं, आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व, कितने तत्व हैं, 118 तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है। आवर्त सारणी में 118 तत्वों को स्थान दिया जा चुका है, और इन 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करें तो कौन कौन से तत्व हैं, यानी कि तत्वों को कितने भागों में और कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो हमारे 118 जो तत्व हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, और ये भाग है सबसे पहले धातु, उसके बाद हम बात करते हैं अधातु की, और लास्ट में हम बात करते हैं उपधातु की। तो जो 118 तत्व हैं जो आवर्त सारणी में हमने यानी कि वैज्ञानिकों ने जो स्थान प्रदान किया है 118 तत्वों को, उनको हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। 118 तत्वों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले जो हमारा पहला हेडिंग है वो है हमारे भौतिक गुणधर्म। तो बच्चों, सबसे पहले हम पहली हेडिंग लगाते हैं जो है भौतिक गुणधर्म। तो इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर को 5 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है हमारे भौतिक गुणधर्म। सबसे पहली हेडिंग है बच्चों हमारी भौतिक गुणधर्म, और उस पहली हेडिंग में भी हम सबसे पहले बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं की या धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। और धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म है उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिक अवस्था की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक अवस्था की। अब हम सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भौतिक अवस्था क्या है। तो भौतिक अवस्था ये है कि कमरे के टेम्परेचर पर कोई भी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। यानी कि कक्षा 9th में हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी हैं। जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और इसके अलावा 2 और अवस्थाएं हैं, जैसे हम BEC और यानी कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक कहते हैं हम प्लाज्मा। तो हमारे पास पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। उनमें से किस अवस्था में धातुएं सामान्य कमरे के टेम्परेचर पाई जाती हैं, इसे कहते हैं हम भौतिक अवस्था। तो सबसे पहले जो हमारे पास धातुएं सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में किस अवस्था में पाई जाती हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि धातुएं जो होती हैं वो उनकी भौतिक अवस्था क्या है। तो हम लिखते हैं कि धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। लेकिन प्रश्न उठता है क्या सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो ऐसी कौन सी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, यानी कि गुण भिन्न दर्शाती है, और जो समूह से भिन्न गुण दर्शाता है उसे हम अपवाद कहते हैं। और धातुओं का अपवाद जो भौतिक अवस्था ठोस नहीं है वो अपवाद है Hg, जिसे कि हम पारा यानी कि पारा या मरकरी कहते हैं, पारा या मरकरी, और जिसका परमाणु क्रमांक नंबर होता है 80, यानी कि इसे आवर्त सारणी में 80 नंबर पर स्थान दिया गया है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। अगर हम बात करें धातुओं के भौतिक गुणधर्मों में, तो पहली हेडिंग हम बात करें भौतिक अवस्था, और भौतिक अवस्था में जो पहला गुण हमने लिया है उसमें लिखा है कि धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं आवर्त सारणी में,
अब वो हमारा चैप्टर नंबर 5 हट चुका है, नहीं तो हम उसमें आवर्त सारणी की बात करते, कहाँ पर धातुएं हैं, कहाँ पर अधातुएं हैं और कहाँ पर उपधातु हैं। तो हमने पहली बात की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हमने देखा है कि जो धातुएं हैं वो सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में? सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन है? पारा या मरकरी, और जिसका प्रतीक क्या है? Hg। ये जो लाइन है अपवाद वाली, इस पर कई बार कक्षा 10 में प्रश्न आया हुआ है कि उस धातु का नाम लिखिए जो सामान्य कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों इसका सीधा आंसर हमें याद रखना है Hg। भौतिक अवस्था के बाद हम दूसरा गुण जो लेते हैं वो है चमक। दूसरा हमारा जो गुण है वह है चमक, यानी कि जो धातुएं हैं वो चमकदार होती हैं या चमक रहित होती हैं। इस गुण के बारे में इस पॉइंट में हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः चमकदार होती हैं। सामान्यतः चमकदार, सामान्यतः जो धातुएं वो कैसी होती हैं बच्चों? तो सामान्यतः धातुएं चमकदार होती हैं और इनकी जो चमक है यानी कि जो रंग है, और जो रंग है वो कैसा होता है? धूसर, यानी कि ग्रे कलर की होती हैं हमारी कौन? धातुएं। धातुएं किस रंग की होती हैं? धूसर यानी कि ग्रे रंग की होती हैं। सामान्यतः धातुएं चमकदार होती हैं। तो दूसरा गुण क्या है बच्चों? चमक। और हमने लिखा है कि सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, और जो धातुएं चमकदार होती हैं धातुओं के उस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं का वह गुण, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? हम धात्विक चमक कहते हैं। अब एग्जाम्पल में हम बहुत सारी हमारे पास धातुएं हैं जो चमकदार होती हैं, जैसे कि हम चांदी की बात कर सकते हैं जिसका प्रतीक Ag होता है। इसके अलावा हम सोने की बात कर सकते हैं जिसका प्रतीक Au होता है। तो बच्चों ये दोनों धातुएं हैं जो चमकदार होती है। उसके अलावा भूरे रंग की कॉपर जो पाई जाती है, Cu, तांबा या कॉपर जिसे कहते हैं, ये भी हमारे पास भूरे रंग की होती है, यानी कि ये भी हमारे पास एक चमकदार धातु है। तो ये हमारा दूसरा गुण है जिसे हम कहते हैं चमक। इसके बाद जो तीसरा गुण है, तीसरे गुण में हम बात करते हैं कठोरता की। तीसरा गुण हमारा क्या है? कठोरता है। तो इस गुण में हम बात करते हैं तो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं। सामान्यतः कठोर। बच्चों धातुएं कैसी होती हैं? कठोरता के आधार पर हम कहें तो धातुएं कठोर रंग की होती हैं, कठोर होती हैं। उनको छूने पर हम क्या कहेंगे? कठोर होती हैं। कमरे के टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं तो सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। क्या इसका कोई अपवाद है? तो इसका अपवाद बिल्कुल है। इसके अपवाद में हम बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम आ रहा है तुझे समझ में? ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीन ऐसे धातुएं हैं जो सामान्यतः क्या होती हैं? कठोर नहीं होती हैं, और इन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऐसी कितनी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं? तो ऐसी हमारे पास तीन धातुएं हैं। कौन कौन सी हैं? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ऐसी तीन धातुओं के उदाहरण हैं जिन्हें हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। कक्षा 10 में ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि उन दो धातुओं के नाम लिखिए जो चाकू की सहायता से आसानी से काटी जा सकती हैं। तो बच्चों अभी तक हमने तीन गुण देखे हैं। सबसे पहले हमने देखी है भौतिक अवस्था। तो हमने उसमें कहा है कि सामान्यतः जो धातुओं की भौतिक अवस्था है वो ठोस अवस्था है। क्या इसका कोई अपवाद है? तो इसका एक अपवाद हमारे पास है पारा यानी कि मरकरी। दूसरा हमने पॉइंट लिया है चमक। तो सामान्यतः धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं, उनका कलर कैसा होता है? ग्रे या धूसर रंग की होती हैं। धात्विक चमक कैसे कहते हैं? तो धातुओं के जो चमकने का गुण है, धातुओं के चमकने के गुण को हम धात्विक चमक कहते हैं। चांदी है, सोना है, कॉपर यानी कि तांबा है, ये सभी धातुएं चमकदार होती हैं, इनका विशिष्ट रंग होता है। तीसरे पॉइंट में हमने बात की है कठोरता। तो हम जानते हैं कि धातु सामान्यतः क्या होती हैं? कठोर होती हैं। क्या ऐसी धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती हैं? तो इसके तीन उदाहरण हैं हमारे पास। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीन ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा सकता है। लाला समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद हम चौथे गुण की तरफ चलते हैं। तो चौथा गुण हम लेते हैं आघात वर्ध्यता। क्या है हमारा चौथा गुण? आघात वर्ध्यता। इसका अर्थ सबसे पहले देखिए, इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, एक तो है आघात और दूसरा है वर्ध्यता। यानी कि जब धातु को चोट की जाए, यानी कि जब धातु को लोहे के हथौड़े से आदि से पीटा जाए, यानी कि इसको चोट की जाए, तो वर्ध्यता का अर्थ होता है वृद्धि यानी कि बढ़ना।
यानी कि जब धातु को लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है तो इसके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धेता। मतलब परिभाषा हमारे सामने निकल के आएगी, धातुओं का वह गुण जिसके कारण इन्हें पीटने पर, धातुओं का वह गुण जिसके कारण इन्हें पीटने पर इनके आकार में वृद्धि होती है, और इस गुण के कारण धातु को चादर में बदला जा सकता है। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातुओं का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उन्हें पीटने पर चादर में बदला जा सकता है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटने पर उनके आकार में लगातार वृद्धि होती है, यानी कि उन्हें चादर में बदला जा सकता है, इस गुण को कहते हैं हम आघात वर्धेता। और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो आघात वर्धे धातु हैं उनमें सोना और चांदी। एग्जाम्पल में अगर बात करें हम तो सोना और चांदी दो ऐसी धातुएं हैं जो सर्वाधिक आघात वर्धे होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे चलते हैं, 4 गुण हमारे पास हो चुके हैं, हम 5वें गुण से आगे बात करेंगे। और 5वां गुण जो है हमारे पास वो है तन्यता। क्या है बेटा, बोल जा। 5वां गुण है हमारे पास तन्यता। यानी कि तन्यता का मतलब होता है तनन सामर्थ्य। तन्यता का ही मतलब क्या है, तनन सामर्थ्य। मतलब धातुओं का वह गुण, मैं लिखता चलता हूँ, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचने पर किस में बदला जा सके, तार में आसानी से बदला जा सके। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचने पर आसानी से तार में बदला जा सके, इस गुण को हम धातुओं का कौन सा गुण कहते हैं, इसको धातुओं का तन्यता कहते हैं। और इसी को हम कहना चाहें तो एक नाम और दे सकते हैं, तनन सामर्थ्य। क्या नाम दिया जा सकता है बच्चों, तनन सामर्थ्य। अब सर्वाधिक तन्य धातु की बात आती है, क्या सभी धातुएं तन्य होती हैं, तो नहीं हो सकती। सर्वाधिक तन्य धातु है, यानी कि सबसे जिसका पतला तार बनाया जा सकता है वो हमारे पास है सोना। कौन सी धातु है, सोना। और सोना ऑब्लिक इसी को हम कहते हैं गोल्ड, और इसका प्रतीक क्या है, Au। इसका प्रतीक क्या है बच्चों, Au। तो सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। और एक नोट याद रखनी है हमें कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये लाइन नोट लगा के लिखिएगा, 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर है 2 किलोमीटर लंबा तार आसानी से बनाया जा सकता है। यानी कि हमारे पास सर्वाधिक तन्य जो धातु है वो कौन सी होगी, सोना होगी। तो ये हमारे पास 5 गुण हो जाते हैं। इसके बाद जो छठा गुण है वो है हमारे पास ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता यानी कि धातुएं चालक होती हैं किसकी, ऊष्मा की। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे ऊष्मा का चालन करती हैं, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे ऊष्मा का चालन करती हैं, क्या कहलाती है, ऊष्मीय चालकता कहलाती है। तो ऊष्मीय चालकता में हम देखते हैं कि ऐसी धातुएं जो ऊष्मा की चालन होती हैं, चालक करती हैं, उन्हें हम ऊष्मा की सुचालक धातु कहते हैं। कौन सी धातु कहते हैं, ऊष्मा की सुचालक धातु कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हम कॉपर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं। ये सभी वो धातुएं हैं जो ऊष्मा की चालक होती हैं। क्या इसके अपवाद हैं, क्या इसके अपवाद हैं, तो इसके अपवाद में हम पारा आदि धातु ले सकते हैं जो कि ऊष्मा की क्या होती है, चालक नहीं होती हैं, यानी कि ये कुचालक होती हैं। ये क्या होती है, कुचालक। तो ये हमारे पास ऊष्मीय चालकता है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट है। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। अब देखिए ऊष्मीय चालकता का परीक्षण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक स्टैंड लेते हैं। ऊष्मीय चालकता का पता लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं बच्चों, एक स्टैंड लेते हैं। ये स्टैंड हमने बना दिया है। इस स्टैंड पर एक कॉपर का या एल्यूमिनियम का एक पतला तार लगाते हैं और इस तार को क्लैंप की सहायता से कस देते हैं। सबसे पहले एक स्टैंड लिया है, इस पर एक तार लगा दिया है और क्लैंप की सहायता से इस तार को क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है। इस प्रकार हमारे पास इस कॉपर के या एल्यूमिनियम के तार के कितने सिरे आते हैं, 2। इस सिरे को हम कहते हैं तार का कौन सा सिरा, खुला सिरा। इस सिरे को हम कहते हैं तार का खुला सिरा, जबकि ये क्लैंप की सहायता से स्टैंड पर कसा हुआ सिरा होता है। जो तार का खुला सिरा होता है इस पर मोम लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है बच्चों, मोम लगा दिया जाता है। और इस मोम में एक क्या लगाते हैं, पिन लगा दिया जाता है। तो ये क्या है, हमारे पास पिन है। हमने क्या किया, दोबारा सुनिएगा। सबसे पहले एक स्टैंड लिया है और उस स्टैंड पर क्लैंप की सहायता से एक एल्यूमिनियम का या कॉपर का तार लगा दिया जाता है। तार का वह सिरा जो खुला होता है, जैसे किसी की सहायता से हमने टच नहीं किया है, उसको कहते हैं हम तार का
खुला सिरा, और इस खुले सिरे पर हम थोड़ा सा मोम लगाते हैं और मोम की सहायता से एक पेन को चिपका देते हैं। अब हम एक बर्नर या स्पिरिट लैंप के द्वारा इस जो क्लैंप से कसा हुआ सिरा है उसके निकट वाले सिरे को गर्म करते हैं। इस निकट वाले सिरे को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि तार के जो क्लैंप द्वारा कसा हुआ सिरा है उसके बगल में एक बर्नर द्वारा या स्पिरिट लैंप द्वारा इसको गर्म किया जाता है। तो हम देखते हैं कि यह तार धीरे धीरे गर्म होता है और ऊष्मा का चालन धीरे धीरे तार के खुले सिरे तक पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, तार के खुले सिरे पर। तार के खुला सिरा जब धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने के कारण ये मोम पिघल जाता है, और मोम पिघलने के कारण पिन जो है वो नीचे गिर जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये जो धातु ली है, या तो ये एल्यूमिनियम का तार लें या कॉपर का लें या फिर हम आयरन का लें, किसी भी धातु का लें, तो ये तार धीरे धीरे गर्म होता है और ये मोम नीचे गिर जाती है पिघलकर, यानी कि पिन नीचे गिर जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है, यानी कि इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम ऊष्मीय चालकता तक पहुंच चुके हैं। अब इसके अलावा एक गुण और है हमारे पास, जो है विद्युत चालकता, तो उसको भी हम इसी वीडियो में आज देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ बेटा, समझ में आ रही है? अगली हेडिंग क्या है, कौन से नंबर की है, छठी के सातवीं है? ठीक है भाई, हमारे पास जो अगली हेडिंग है वो है विद्युत चालकता। जो अगली हेडिंग है धातुओं के गुणों में वो है विद्युत चालकता। तो हम जानते हैं और हमारे घरों में लगा भी हुआ है कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, यानी कि इनमें से करंट का प्रवाह है, द फ्लो ऑफ करंट पाया जाता है। तो धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। क्या सर इसके अपवाद हैं? तो इसके अपवाद हम जानते हैं, दो धातुएं, एक है हमारे पास मरकरी जिसे कहते हैं हम पारा, और दूसरी है हमारे पास पीवी यानी कि लेड, और लेड को ही हम कहते हैं सीसा। ये दो ऐसी धातुएं जो विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। ये दोनों क्या हैं, कुचालक धातु हैं। फिर प्रश्न आता है कि सर ये कुचालक हैं तो क्या सुचालक कोई धातु है विशेष, यानी कि सर्वाधिक सुचालक की बात करें हम, तो बच्चों विद्युत की सर्वाधिक जो चालक धातु है वो होती है चांदी। चांदी, और जिसे हम कहते हैं सिल्वर। तो सर्वाधिक विद्युत की चालक धातु कौन सी है, सिल्वर है। तो प्रश्न उठता है, जब सर अगर सिल्वर सर्वाधिक विद्युत की चालक धातु है तो हमारे घरों में जो तार है वो सिल्वर का क्यों नहीं है? तो बेटा महंगी धातु होने के कारण हम इतने एबल नहीं हैं कि इसके हम तार अपने घरों में लगवा सकें, और दूसरा कारण है कि इसे आसानी से चोरों द्वारा पार कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास हेडिंग है विद्युत चालकता, यानी कि धातुएं सुचालक होती हैं अधिकांश। कुछ अपवाद हैं जो धातु सुचालक नहीं होती हैं, उसमें पहला एग्जाम्पल है हमारे पास मरकरी यानी कि पारा, और हमें पता है कि ये किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसके तार बनाना असंभव है। लेड यानी कि सीसा, ये क्या है, कुचालक धातु है, और सर्वाधिक चालक धातु में हमने बात की है चांदी की। अब इसके लिए भी एक हमारी एनसीईआरटी में प्रयोग दिया हुआ है, तो मैं यहीं पर बात करता हूँ प्रयोग की। क्या प्रयोग है? तो सबसे पहले हम एक बल्ब लेते हैं और बल्ब को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, और इसके दो टर्मिनल ए तथा बी, इन दो सिरों को खुला रख देते हैं। इसमें आप कुंजी लगाना चाहें तो हम कुंजी भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया है, एक बल्ब लिया है, एक कितने भी वोल्ट की, हम छोटे वोल्ट की क्या ले सकते हैं, बैटरी ले सकते हैं, एक बीच में हम क्या लगा देंगे, कुंजी। मैं इनको नामांकित करता हूँ। ये सबसे पहले हमने क्या लिया, बल्ब, इसको हम कहते हैं बैटरी या सेल, पर ये वैसे सेल कहना इसको ज़्यादा सही है। अब वो आगे बताऊँगा क्यों। इसको हम कुंजी या प्लग कहेंगे, और ये तार के क्या है, टर्मिनल कह दें या फिर कह दें खुले सिरे। अब जिस धातु की हमें विद्युत चालकता की जांच करनी है उस धातु को हम टर्मिनल ए तथा बी के मध्य लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसको अगर विद्युत चालकता की जांच करूंगा तो मैं इसको बिंदु ए तथा बी के मध्य लगा दूंगा। अगर ये धातु कुचालक है यानी कि विद्युत का प्रवाह नहीं होता है तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई लोहे की कील या कोई तार लगा देता हूँ धातु का बना हुआ, तो फिर जैसे ही ए और बी टर्मिनल के मध्य जोड़ा जाएगा तो ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, जिससे ये सिद्ध होता है कि हमने जो वस्तु लगाई है वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो इस प्रकार हम विद्युत की चालकता की जांच कर सकते हैं कि कौन सी धातु चालक होती है और नहीं। और लास्ट हमारे पास जो गुण है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ बता देते हैं। अगला गुण क्या है, अगला गुण है बेटा लास्ट है ध्वनिकता। लास्ट गुण जो है वो धातुओं के गुणों में क्या है, ध्वनिकता। ध्वनिकता का अर्थ है ध्वनि उत्पन्न करना।
ध्वनिकता का अर्थ है ध्वनि उत्पन्न करना। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें टकराने पर, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें टकराने पर वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो इस गुण को हम कहते हैं ध्वनिकता। और ऐसी धातुएं जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें हम ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। इस पर परिभाषा इंपॉर्टेंट बन सकती है कि सोनोरस क्या है। तो सोनोरस उन धातुओं को कहते हैं जिन्हें टकराने पर वो विशेष ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ध्वनिकता क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनिकता कहलाता है। तथा वे धातुएं जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं वो ध्वनिक या सोनोरस कहलाती हैं। अब सभी धातुएं लगभग जो द्रवावस्था में नहीं पाई जाती, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, उन्हें टकराने पर क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने धातुओं के भौतिक गुणों की बात की है। अगले लेक्चर में हम अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।